वो कुछ कोल्ड वेव वगैरह की बात हो रही थी ना इन कराची एंड ऑल दैट। सच कुछ नहीं है। यू आर द ओनली वन हु सेड कि नहीं है, बाकी सारे आज जो हमारे इर्द गिर्द थे, हमारी टीम जो है वो कह रही है आज इट सीम्स लाइक इट्स मच अस्सलाम वालेकुम बाय द वे, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला और हुमा के साथ। और हुमा को लग रही है ठंड, इसलिए सलाम करना ये भूल गई थी, लेकिन मेरा ये इख्तिलाफ है इनसे कि हाँ, खबरें कह रही हैं कि कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया, लेकिन भाइयों और बहनों जो लाहौर और पंजाब और बाकी मुल्क में पहाड़ों पर जो ठंड पड़ रही है, वहाँ से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट इज नॉट अ कंपटीशन। हम तो वैसे ही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ठंड है और लग भी रही है, कोई और दोबारा से धुंध जो है वो उतर आई है मैदानी इलाकों में। वो बारिश की वजह से 1-2 दिन का ब्रेक लगा था। सो कल रात की खबरें ये हैं कि अगेन एवरीथिंग वाज कवर्ड इन फॉग और हद निगाह तकरीबन 0 होकर रह गई थी। इट इज ट्रू। और साथ साथ आज स्कूल भी खुल गए हैं, तो लिहाजा आज जो रश था सड़कों पे, हमने रश भी देखा। और यू नो ठंड में जब बच्चे बेचारे जा रहे होते हैं स्कूल तो थोड़ा सा दुख भी होता है, बिकॉज इट्स टू कोल्ड एंड दे आर गोइंग। और इधर तो हम कराची की बात करें तो आप सोच ही लें क्या होगा। कल लाहौर में कोई जबरदस्त किस्म की ठंडर और बारिश हुई है। जी, बारिश तो लाहौर में चली रही है, 2-4 दिन से चल रही है। इतवार को भी बारिश हुई थी और स्कूल खुल गए हैं बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो चहल पहल नहीं स्कूलों की नजर आई जो 1-2 दिन बाद नजर आएगी, क्योंकि अभी माँ बाप भी अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे होते हैं, उनको भी टाइम और बच्चे तो तैयार हो ही नहीं पाते कभी भी स्कूल वापस जाने के लिए। सो वी आर गोइंग टू विश यू ऑल लक जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश में होंगे आजकल। और एक और बात, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, लेकिन हम ना ये दूसरा टेस्ट मैच जीत सकते थे ना जीते, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कोई 30 साल बाद 90s में हुआ था कि हम इनिंग्स की शिकस्त से बच गए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के हाथों एक इनिंग की शिकस्त से बच गया। इसके अलावा वाइट वॉश सीरीज से कोई मुस्बत खबर नहीं मिली है। सवाल काफ़ी हैं कि क्या ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच तो काफ़ी क्लोज जाकर हारा था, लेकिन दूसरे में तो कोई सीन नहीं थे ना। पहली इनिंग में उन्होंने 615 बना लिए थे। 615 रन खाने के बाद ये वाला मैच तो कभी भी हाथ में नहीं था। एक्चुअली वी वर नेवर रियली होपफुल। हम इंडिविजुअल स्कोर्स वगैरह जो है 11 वर्सेस 10 था, सो ये भी एक बात। और फिर एक इंडिविजुअल स्कोरिंग भी देखी जा रही थी कि अपना पर्सनल बेस्ट करें, जैसे कि शान मसूद ही डिड वेल, मतलब 140 समथिंग ही मेड। तो कल पाकिस्तानी बैटर्स ये मिशन लेकर उतरे थे कि एक इनिंग्स की शिकस्त से बचना है। शान के बाद रिजवान, सलमान और आमिर जमाल ने कुछ जान मारी और फॉलो ऑन के बाद तीसरी इनिंग्स में तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर विच इज 478 बनाने के बाद ये मिशन पूरा भी कर दिया, लेकिन मैच ऑब्वियसली ना जीत सके। फॉलो ऑन चल रहा था कि रिजवान ने जान मारी, मतलब रिजवान तो तूने हमारी बैटिंग लाइन का अब जान मारी का मतलब नहीं है जो जान मारे वो एंड तक ही पहुंचे। जितनी भी कैपेसिटी थी बस करने की कोशिश में लगे हुए थे। ज्यादा होनी चाहिए थी। जब वो 70-75 गेंदें खेल गए थे तो फिर उन्हें टिक कर लंबा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन अगेन उनका पहले मैच में भी डिस्मिसल आपके सामने था, दूसरे में भी अजीब ही था। But considering he is our white ball captain, definitely I agree with you. So it better was performance required थी. It was again not an impressive performance from Rizwan. अच्छा जी, जनूबी अफ्रीका ने आराम से 10 विकेटों से मैच जीता और 2-0 से सीरीज अपने नाम की। कप्तान का इसरार है कि अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत कुछ सीखा है। अब टीम को वतन वापस आना है। जो वेस्ट इंडीज की टीम हमारा इनका इंतजार कर रही है। Can you imagine वो आके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और उसके बाद एक ट्राई नेशन सीरीज होगी, फिर जो है हम चैंपियंस ट्रॉफी में दाखिल हो जाएंगे। तो बस अगले 2-3 दिन में खिलाड़ियों, मैनेजमेंट, बोर्ड को कई सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं और फटाफट ढूंढने हैं, जैसे कि साइम का मुतबादिल कौन होगा। ये बड़ी एक ट्रेजिक चीज़ हुई है बीच में। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि ही वाज़न्ट रियली प्लेइंग एट दैट मोमेंट जब उनको ये इतनी बड़ी इंजरी हो गई। ही वाज फील्डिंग। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई ठीक है, हमने किया, हम इनिंग की शिकस्त से बचे और दिहाइयों बाद बचे, लेकिन बाज़ बल्लेबाज एक तो सऊद से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़रा बेहतर करें। फिर रिजवान का डिसमिसल भी आपने दोबारा से इस मैच में भी देखा। जब वो टिक गए थे, खेलना शुरू हो गए थे, तो वी एक्सपेक्टेड कि वो ज़रा लंबा चलते। व्हाट इज़ योर ओवरऑल एनालिसिस ऑन द मैच, सेकंड टेस्ट मैच जो हम हारे हैं जनूबी अफ्रीका से?
देखिए पहले रिजवान की बात कर लेते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे 6 विकेट कैच पकड़े। उनकी कीपिंग, मैं ये सोच रहा हूँ उसके बाद कीपर हमारा कौन होगा। वैसे बैटिंग गलत शॉट मारी, लेकिन उन्होंने एक अपना हिस्सा जरूर डाला। 44 पहले इनिंग में किए, 41 सेकंड इनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी, टीम के लिए भी। 329 पे हमारी 5 विकेट शान मसूद न्यू बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद लग नहीं रहा था कि हम वहां तक जा सकते हैं। 420 रन की हिस्सा तो डाल रहे हैं, लेकिन जिन गेंदों पे और जिस अंदाज से वो आउट हो रहे हैं, इस पाए के बल्लेबाज से आप ये तवक्को करते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम होता है ये विकेट कीपर्स का, ये आप माइंड नहीं करें। ये ऋषभ पंत हो या डेरेक कैरी हो, ये होता है। इनका नंबर ठीक नहीं है। जो मैं समझता हूँ एज ए विकेट कीपर उनका नंबर और नीचे होना चाहिए था, जिसकी वजह से फिर आप जब गलत शॉट मारते हो पता नहीं चलता है। लेकिन मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ। 329 के बाद रिजवान आउट होने वाले जब थे, उसमें पाकिस्तान स्कोर 417 रन था, यानी कि आपको वहां तक ले गए इनिंग से डिफीट से बचाने के लिए। यहाँ पे आपको 100 रन और चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता था कि सलमान अली आगा और रिजवान और आगे लेके जाएंगे। जब आप आज के दिन दाखिल हो जाते तो ये था कि लाइन तक की बैटिंग ऐसी थी, पिच ने कुछ नहीं किया, हम खुद आउट हुए आखिर में। क्योंकि अगर आप देखें, महाराज ने 45 ओवर किए और बहुत स्लो बॉल कर रहे थे, वो फिट नहीं थे। उनको हमने चार्ज ही नहीं किया, किसी ने भी चार्ज नहीं किया। उनको चार्ज करते तो उनके पास स्पिनर्स का एक एम्प्टी रह जाती है एक प्लेस, तो वो बॉल करते रहे, हम उनको लंबी बॉलिंग करवा दी। मेरे ख्याल से वो हमने ज्यादती की। ओवरऑल अगर देखते हैं तो तमाम बैटर्स ने कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। कामरान गुलाम ने भी थोड़ा बहुत डाला, लेकिन वो एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती थी बाबर और के बाद शान के बाद, जो हमें और मजीद आगे लेके जा सकती। फिर भी बड़ी एफर्ट है बैट्समैन की तरफ से, जितने भी बैटिंग की। 478 रन करना, मुझे तवक्को नहीं थी कि हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी फाइट बैक की थ्रू आउट सीरीज। मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग थोड़ी स्लो थी, पिच उन्होंने अपनी मतलब की बना दी थी। हमारे जो सीमर थे वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहे, और हमें जो फर्क पड़ा, हमारी पहली इनिंग जो थी वो 196 तक मुहित रही, जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच आराम से हार गए। अच्छा राजिद भाई, अब नेक्स्ट चैलेंज जो वो कहते हैं ना, जो हो गया वो हो गया। अब आगे जो पहाड़ खड़ा है हमारे सामने, वो वेस्ट इंडीज की टीम ऑलरेडी आई हुई है। सो आवर मैचेस विद देम, अब हम किस पोजीशन में आप देखते हैं? आर वी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर इट? ऑब्वियसली अगर हम पॉजिटिव्स भी देखें, होम ग्राउंड है, वी आर मोर कंफर्टेबल प्लेइंग एट होम एज वेल। ये दूसरा, हमारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो, मतलब अगर अभी साइम को ही देख लें तो ही इज़ आउट, तो कौन फिल करेगा वो गैप, और टीम बिल्डअप किस तरह होगा? देखिए, टेस्ट मैचेस की पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ में हमें नए प्लेयर्स ट्राई करते हैं। हमने बड़ी टीम के खिलाफ बहुत ट्राई किया। हम ऑस्ट्रेलिया गए, जिम्बाब्वे गए, साउथ अफ्रीका गए, कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिचुएशन हमारी विन विन रही। हमने नए प्लेयर्स भी ट्राई किए और एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान टीम गुजर रही थी। बांग्लादेश से हम होम हारे 2 टेस्ट मैचेस, फिर इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारे, फिर हम 2 टेस्ट मैचेस जीतते हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो टीम बहुत तगड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन नए प्लेयर्स खिला के हम यहाँ तक पहुंच गए। ये 2 टेस्ट मैचेस हम हारे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वीकर साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है उनकी। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखते हैं तो हमें नए प्लेयर्स ट्राई करना चाहिए, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है इस दफा, क्योंकि ये सीजन के लास्ट 2 मैचेस हैं। उसके बाद हम ओडीआई में चले जाएंगे, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर अगर चाहिए या टॉप ऑर्डर हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें ट्राई करने अच्छा, चाहिए। रेड बॉल में ट्राई करके फिर व्हाइट बॉल में उन्हें लेके जाएं। नहीं, और राशिद भाई को सजेस्ट करें नाम कि आप कह रहे हैं ट्राई न्यू प्लेयर्स, तो कौन से वालों को आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं? देखिए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने ज्यादा रन किए हैं, अराउंड 800-900 इस सीजन में और पिछले सीजन में भी किए। हम क्या करते हैं, इस सीजन का ले लेते हैं, 800 रन की हम खिला देते हैं, वो मैच्योर नहीं होता। बैट्समैन के लिए जरूरी है लास्ट 3 सीजन में अगर उसमें अराउंड 2500 रन किए हैं, 5 सेंचुरीज हैं, तो हमें उसको फोकियत देनी चाहिए। हम सामने वाले को उठा लेते हैं, वो फ्लॉप हो जाता है, फिर हम दूसरे को उठा लेते हैं। तो सिलेक्शन में मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है लास्ट 2-3 सीजन के अंदर, आप उसको चांस दें, वो डिजर्व करता है। जहां तक व्हाइट बॉल में जाने की बात है, यहाँ पे
टाइम से जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा राज भाई, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी नहीं होगी, हम तो उसमें बाहर हो गए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सो आपका ये ख्याल है कि इसमें हम तजर्बा करें इसमें नए खिलाड़ियों के साथ, पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे इसके? यहाँ पे कुछ प्लेयर मिल जाएंगे ना, नेक्स्ट जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो सीजन आएगा 25-26 का और उससे आगे का, तो उसके लिए हमें प्लेयर्स अभी ढूंढने हैं। तो यहाँ पे हमें मौका मिल गया, हम तो ऑलरेडी ये WTC का तो है भी नहीं, वैसे हमें चाहिए कुछ प्लेयर। और अब व्हाइट बॉल में जा रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट कराते हैं अपने सीनियर प्लेयर को, कोई मसला नहीं है। जैसे अभी श्रीलंका अगर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रहे हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स उनके रेस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फाइनल में जा चुके हैं। तो यही मौका मिलता है कि आप नए आने वाले प्लेयर्स को आप ट्राई करें। व्हाइट बॉल में साइम के जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम है ये हमारे पास। हमने पहले ही ड्रॉप कर दिया है, फखर जमान नहीं है, इमाम नहीं है जो व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो अच्छा फॉर्म में चल रहा है या व्हाइट बॉल में लिस्ट ए का अच्छा रिकॉर्ड है, वो शान मसूद है। वो ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हो सकता है, ट्रायंगुलर में भी हो सकता है और वर्ल्ड इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो सकता है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि खेलता हुआ मुसलसल आ रहा है। इमाम को देखें, उनको हम टेस्ट में वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन वनडे में अगर देखें तो फिर अब्दुल्ला को भी ला सकते हैं। किसको? अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तानी सरजमीन पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा मैनेजमेंट का अब्दुल्ला शफीक पे। वो बोले प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर लेके आना है उनको, एक ट्राई करनी है तो टेस्ट मैच में ले, उसमें 2 इनिंग्स उनको मिलेंगी। अगर 2 टेस्ट के लाने तो 4 इनिंग्स मिलेंगी। यही मौके होते हैं कि आप अपने उन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं जिनके ऊपर काफी सालों से या 2 सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई और उनके बैट फॉर्म आ गई है, तो उनको आप मौका दे सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा राशिद भाई, आप ट्राई का हम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं कि किसी और को ट्राई करें, नए लड़कों को ट्राई करें और स्कोर्स उनके देखें। वो अब हम बड़े क्विकली जा रहे हैं इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी जिसके हम होस्ट भी हैं। हम वेयर डू वी स्टैंड? आर वी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप समझेंगे, या फिर अभी भी हमारे पास टाइम है अपने आप को बिल्डअप करने के लिए? टीम तो हमारी सही है, हम लोग जो खेलते हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल के आए और साउथ अफ्रीका में भी हम अच्छा खेले, तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन अपोजिशन जो है ना, वो ICC में बहुत अच्छा खेलती हैं, स्पेशली इंडिया एंड न्यूजीलैंड 2 टीम्स हैं जो कि हमारा मुकाबला है। उसके मुताबिक टीम हमारी ठीक है। अब हमें जो मुश्किलात नजर आ रही है ना, वो टॉप ऑर्डर के ऊपर नजर आता है, साफ नजर आ रही है। या तो अगर हम ऊपर लेके आते हैं, बाबर आजम को ऊपर लेके आते हैं, तो हमें मिडिल ऑर्डर खाली हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर हमारी थोड़ी सी वीक है, तो मेरे ख्याल से इस पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन बॉलिंग अगर देखे जाए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हमारी तेज बॉलिंग बहुत अच्छी रही। क्या ये बॉलिंग हमारी सब कॉन्टिनेंट या दुबई में या पाकिस्तान की सरजमीन पिचेस के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर सकती है? इसलिए हमें स्पिनर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, जिसमें तो फिर पिचेस भी वैसी बनानी पड़ेंगी ना। विकेट हम नहीं बना सकते, ICC का इवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो बनती पाकिस्तान में जैसा भी कर ले, बननी फ्लैट है, अच्छी पिचेस बनेंगी जो कि स्पिनर को साजगार के लिए साजगार हो सकती है। स्पिनर्स के लिए साजगार होंगी तो फिर हमारे लिए भी साजगार होंगी होपफुली। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू। अभी टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद। ये हम अभी भी ये समझना चाह रहे हैं कि डिड वी डू वेल और नॉट। अहमद, ये बताएं कि एक सॉर्ट ऑफ डिड वेल, हमने क्लीन स्वीप किया वनडे सीरीज में, T20 हम हारे, फिर टेस्ट भी हारे, लेकिन इसीलिए अहमद साहब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, उनसे भी पूछ लेते होते हैं। तो चलें, अब्दुल्ला ने तो अहमद बता दिया अपना कि हाउ ही फील्स अबाउट इट, लेकिन एक ऐसा मैच जो पहले 2-2.5 दिन मुकम्मल यकतरफा रहा और इसमें पाकिस्तान का एक इनिंग्स की शिकस्त से बच जाना एक छोटी मोटी कामयाबी तो नहीं है, इसको इस लिहाजा हम कामयाबी में डालेंगे, उस खाने में डालेंगे, लेकिन बस यही है, दैट्स अबाउट इट। तो इसके अलावा तो इस सीरीज में हम मुकम्मल ऑब्वियसली नाकामी नजर आए। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको लगा कि इनकलाबी तब्दीली जो है वो होनी चाहिए? T20 की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है कि बच्चों से व्हाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, और अब यहाँ पे आगे वनडे जब आपको वो दूसरी टीमें भी आपको जिम्बाब्वे की तरह लेती है और जब वो अपनी शफलिंग कर रही होती है, आपके खिलाफ पूरी टीम नहीं खिलाते हैं, तो फिर आप एक आधा मैच जीत जाते हैं। और फिर जैसे ही वनडे आप जीते हैं, T20 आप व्हाइट वॉश हुए, टेस्ट के अंदर आए वो फिर व्हाइट वॉश हो गए। और हालात ये थे कि वो जब चेयरमैन साहब से क्वेश्चन हुआ, वो कहते हैं टीम फाइट कर रही है और 10 विकेटों से हमारी टेस्ट क्रिकेट में ये हार गए का मैच, और वो ये कह रहे हैं
टीम फाइट कर रही है। तो इतना ही आइडिया है, इससे आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किन हाथों में है और पाकिस्तान क्रिकेट का कोई वाली वारिस है नहीं। You are clearly अच्छा, not अहमद happy भाई, about इस it. पाकिस्तान का जो बड़ा नुकसान हुआ है, हम तो बड़े कंसर्न हैं। साइम अयूब की इंजरी है, अब खदशा ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक प्रॉब्ली दस्तयाब हों ना हों। हमारे ऑल फॉर्मेट ओपनर हैं, फिलहाल इनका मुतबादिल कौन हो सकता है, कोई है आपकी नज़र में? देखिए जी, साइम अयूब का हमने पहले भी बोला था कि साइम अयूब को आपने डाल तो दिया है, लेकिन बड़ा इवेंट आने वाला है, आप उसको, उसने वनडे के अंदर परफॉर्मेंस किया, आप उसको हर फॉर्मेट में अब डाल रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमने पहले भी वार्न किया था जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि आप उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। अगर टेस्ट में उनकी खुदा न खास्ता परफॉर्मेंसेस भी नीचे जाती तो वो प्रेशर, जो माइंडसेट होता है ना परफॉर्मेंस का, जो उनकी अभी था, तो वो चेंज हो जाता है। तो हमने बोला था प्रिजर्व करें और हुआ वही कि वो अब इंजर्ड हो गई। ये कौन जिम्मेदार है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? क्यों उनको आपने टेस्ट में डाला? और उन बच्चे को जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी में लगता ही है कि वो नहीं खेलेंगे, वो बाहर हो जाएंगे, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? कि हम यहाँ बैठ के बोलते रहे कि ऐसा ना करें, फिर भी वो यही कर रहे हैं। हाँ जी, फखर जमान है जो उनकी जगह पे आ सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये था कि साइम और फखर ओपन करेंगे, लेकिन अब जो है हालात ऐसे हैं कि इनकी पुअर टैक्टिक्स की वजह से जो है साइम अयूब अवेलेबल नहीं होंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब कौन आता है कौन नहीं। फखर जमान है जो आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक सवालिया निशान है कि उनके साथ कौन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट जो है दे आर रनिंग आउट ऑफ प्लेयर्स एट द मोमेंट। साइम का तो बेचारे का एक फ्रीक एक्सीडेंट टाइप ही कहेंगे, मतलब आई श्योर अबाउट द पुअर टैक्टिक्स। लेकिन शहजाद ये बताएं कि अभी जो साउथ अफ्रीका से ऑब्वियसली निपट कर पाकिस्तान का एक और चैलेंज जो है वो तैयार खड़ा है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंची हुई है, इंतजार में बैठी हुई है, तो क्या आने वाली टेस्ट सीरीज को खिलाड़ियों की फॉर्म चेक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कुछ लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेस्ट भी देना चाहिए? बिकॉज ये भी एक बड़ा कंसर्न है। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग व्हिच इज ग्रेट, बट दिस इज टू मच क्रिकेट राइट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज ऑलरेडी आ गया। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आप लोगों ने यहाँ दी है टेस्ट के अंदर, तो खुल के सामने आ गई है। आप लोगों को बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उन्होंने पिदा के उसके बाद थका के जो शॉट सिलेक्शंस देखने को मिले, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। और जिन्होंने रन्स किए हैं सेकंड इनिंग के अंदर, देखे ऐसे रन्स का क्या फायदा है, टीम को क्या जरूरत है? जब प्रेशर होता है आप जो है ना कांप जाते हैं, और जब प्रेशर नहीं था इस इनिंग में, पता है कि मेहमत टोटल अभी पड़ा हुआ है 400 स्कोर करने हैं, प्रेशर था नहीं उस पे, आपने अपने परफॉर्मेंस कर दी है। बस अपना ही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। इस टाइम कोई सोच नहीं रहा है, तो अभी भी होश के नाखून लेने हैं। जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, आप उनको लाके खिलाएं यार, खुदा का वास्ता है। अब तो यही कह सकते हैं आपको, उनको लाके खिलाएं, उनको मौका दें। आप आकिफ जवेद को लेके आए, मूसा खान को लेके आ सकते हैं, आपके पास ये बॉलर्स हैं, तगड़ी बॉलिंग कर सकते हैं, मोहम्मद अली है, और जो बैटिंग में भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप हसीबुल्लाह को लेके आइए यार, क्यों नहीं लेके आते? दोनों में एक तो मुश्तरका सजेशन दोनों की तरफ से ये बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस हैं और गुज़श्ता 2-3 सीजन के परफॉर्मेंस हैं, उनकी ज़रा देखें, ओवरऑल एनालिसिस करें परफॉर्मेंस का, एंड देन ट्राई देम आउट इन दिस सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और उसके बाद भी ट्राई सीरीज में भी सो या इट इज़ हाई टाइम कि हम वो टैलेंट ज़रूर आजमाएं। अभी मौसम की बात करेंगे, और हम कहाँ जाएंगे हुमा, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। भाई स्टोर के अंदर गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो थम जाने के बाद शदीद मुतासरा निज़ाम ज़िंदगी शहरी इलाकों में बहाली इलाकों से जो है वो मतलब एक कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बिकॉज सफेदी की चादर है, लेकिन नज़ारे बड़े नज़ारे ही खूबसूरत है। इमेजिन लिविंग देयर मसला अब्दुल्ला, इमेजिन लिविंग देयर, ये दिस इज सो डिफिकल्ट। रफ़ीउल्लाह मज़ीद बताएंगे। जिला स्टोर में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। यहाँ पे शदीद बर्फबारी के बायस जो निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुई थी, यहाँ ज़िले हेडक्वार्टर में मामलात जो ज़िंदगी है वो बहाल होना शुरू हो गई है। लोगों ने घरों के छतों से और दुकानों के सामने से बर्फ़ को हटाना शुरू किया हुआ है, जबकि रोड से भी ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पे रोड को साफ किया है। यहाँ पर
पर जारी बर्फबारी के बायस लोगों के मसाइल और मुश्किलात एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ बच्चे हैं, जवान हैं और यहाँ पे बड़े हैं, वो भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। कोई यहाँ पे बर्फ़ से बालू बना के, कोई मुजस्मे बना के, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो नौजवान हैं वो बर्फ़ के ऊपर रक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त भी अस्तूर के अंदर बर्फ़ से ढके हुए चारों तरफ जो पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़, वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर सरमाई सियाहत को लेके दुनिया भर के सियाह और मुल्क भर के सियाहों को दिल खोल के दावत नज़ारा दे रहे हैं। जी थैंक यू रफीउल्लाह। लेकिन वो स्नोमैन और वुमन देखे आप? वो स्नोमैन और वुमन नहीं था, वो चक्की, वो वाली हॉरर मूवी वाली डॉल लग रही थी मुझे। और मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ पा रही है, कुछ कंफ्यूजन है, हमें लग रहा है अभी तो रुकी हुई है। एक्चुअली वी विल टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट और बिल्कुल यही सवाल करेंगे जो अब्दुल्ला जो आपने किया है। लेकिन वैसे आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ को अपने बानी चेयरमैन से एक तफसीली मुलाकात ना होने का शिकवा है और हुकूमत को मुतालबात की तहरीरी शक्ल ना मिलने की शिकायत। मुज़ाकरात में कुछ कन्फ्यूजन का दौर जो है वो डेफिनेटली चल रहा है, आप कह सकते हैं। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में तय ये पाया था कि PTI कमेटी अपने बानी से मिलेगी और फिर चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो बनेगा और एक हफ्ते में एक और मीटिंग होगी। ये सारा तय था। हो गया। यस, वी आर इन दैट वीक और अब तक मुलाकात नहीं हुई। तो अब आप सोच लें, जब मुलाकात नहीं हुई तो बात ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी। तो जो है उसका चांस जो है वो लगता है। और जिन लोगों की हुई, उनके वकला की हुई, उनके अहल खाना की हुई, उन्होंने वही बात दोहराई कि बानी PTI किसी डील या NRO के मुतलाशी नहीं है। सुनिए। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए। तो अलीमा खान साहब ने तो एक तवील फहरिस्त बता दी कि इन्होंने उनके मुताबिक क्या क्या ऑफर्स की गई बानी PTI को। फिर तहरीक इंसाफ को मीटिंग में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके साथ साथ मीटिंग की कुछ और शराइत भी हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। राना सनाउल्लाह कल जियो पे ही शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहते नज़र आए कि मोस्ट लाइकली आज मीटिंग हो जाएगी और लेट्स सी क्या होता है। अब बैकडोर राबतों का भी तस्करा था, लेकिन उसकी तरतीब भी होती रही है। वाज़ेह मुतालबात अब तक सामने नहीं आए हैं। हुकूमत मुसर है कि भाई अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आप बैठ गए हैं तो सर्टनली एक चार्टर ऑफ डिमांड जो आपकी मुतालबात हैं वो लिख कर तो लाएं। वो कहते हैं जी हम लिख कर तो प्रॉब्ली ना लाएं, जो हमने गुफ्तगू की है उसी को आप हमारे मुतालबात समझें। सो वो भी एक वजह है तनाज़ा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है। हैदर शराजी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। हैदर, पहला सवाल तो हमारा यही था कि ये इसको हम क्या इनकरेजिंग समझें कि मुलाकात जो है अभी स्टॉल नहीं हुई और अभी भी चल रही है, लेकिन इसमें कोई कुछ अचीव भी नहीं हुआ सो फार, कोई बातचीत भी एज सच नहीं हुई और ख़ास तौर पे एक सिंपल डिमांड के रिटन फॉर्म में आप अपने मुतालबात लाएं। क्या वजह है कि PTI इस बात को भी मान नहीं रही या फिर मान लेंगे अपने बानी के साथ? और इनिशियली तो था कि हम लेके आ जाएंगे। देखें, आपका शुक्रिया। बानी PTI से मुलाकात का जहाँ तक मामला है, PTI के रहनुमा ये समझते हैं कि 25-30 मिनट तो वो उनकी मुलाकात हर हफ्ते हो जाती है उनके अहले खाना से या फिर समातों के मौका पर हो जाती है। लेकिन PTI की मुज़ाकराती कमेटी ये समझती है कि चूँकि ये रियासती सतह पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हैं जिसमें एलामिये की सूरत में हुकूमत ने कहा है कि वो बानी PTI से मुलाकात करने देंगे, तो लिहाजा से ऐसी मुलाकात हो जहाँ पे कोई डिवाइसेस ना हो, कैमरा कोई रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो। इस तरह के खदशात जो अपोजिशन के जहनों में हैं, इन खदशात के पेश नज़र वो चाहते हैं कि एक तवील 2-2.5 घंटे की मुलाकात हो जिसमें पुलिस एहलकार बानी PTI के और उनके दरमियान खड़ा ना हो, तो लिहाजा वो खुल कर मशावरत कर सकें। इसीलिए अपोजिशन रहनुमाओं ने गुज़िश्ता 2 मुलाकातों में भी ख़ास इसका जिक्र
जिक्र किया और अपोजिशन रहनुमा इस पर कहते भी हैं कि उनको खुलकर अगर मुलाकात करने की इजाज़त पहले दी जाती तो दूसरी जो मुलाकात नशिस्त थी मुज़ाकराती उससे कबल बानी से होने वाली मुलाकात में ही मामला तय हो जाते कि तहरीरी तौर पर देना है और किस तरह इस पर आगे बढ़ना है। लेकिन अब ये तीसरी जो मुलाकात है इस पर असद कैसर ये समझते हैं कि ये अहम मुलाकात होगी, इसमें बानी के से खुलकर बात होगी और इसके जो बानी के फैसले हैं उसकी रोशनी में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तहरीरी तौर पर मामलात पर भी सवालात उठ रहे हैं। इरफान सदीकी ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि हमें ये लग रहा है कि पीटीआई तहरीरी तौर पर ये मुतालबात सामने रखने में मुश्किलात उसे पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने मीडिया से, जो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए या फिर पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो दोनों तरफ से लोगों ने ये कहा था कि बाहर जो भी चलता रहे, चाहे ट्विटर पे चलता रहे, चाहे प्रेस में बयानात में चलता रहे, चाहे अदालती फैसलों की सूरत में चलता रहे, उसका इस कमरे के अंदर बैठे हुए लोगों में पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पेशरफ्त यहाँ होगी वो उसके असर से आरी होगी या उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगी। तो फिर कैसे ये अखज़ कर लें कोई भी कि बाहर जो बयानात दिए जा रहे हैं उसी को मुतालबात तसव्वुर किया जाए? देखिए, यही सवाल हुकूमती बेंच या हुकूमती मुज़ाकराती टीम उठा रही है कि आप तहरीरी तौर पर दें जिसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती टीम जो अपोजिशन की है वो बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी और आज हो जाएगी मुलाकात। ये क्या लग रहा है आपको? इस मुलाकात के हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादक से 3 रोज़ कबल बात की थी और स्पीकर एयाज सादक ने यकीन दहानी भी करवाई थी मुलाकात की और साथ ही अपोजिशन रहनुमा ये समझते थे कि हफ्ते और इतवार चूँकि वीकेंड है तो पीर के रोज़ ये मुलाकात हो जाएगी। लेकिन पीर के रोज़ कोई राब्ता ना हुआ और कल भी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के अरकान इस्लामाबाद में मौजूद रहे और वो तैयार रहे कि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है और वो अडयाला जा सकते हैं। राइट हैदर, अब ये जो कह देना जी तहरीरी नहीं उन्होंने अपने डिमांड दिए या फिर हमें एक ज़्यादा लंबी मीटिंग या फिर एक क्लोज डोर मीटिंग चाहिए, बानी सर ये इतनी इश्यूज नहीं है जिससे एक स्टेलमेट पड़ जाए इन मीटिंग्स को। ऑब्वियसली इतने अरसे बाद तो ये 2 पार्टियां बैठी हैं कि हम बात करेंगे, इसलिए ये इतने कोई जायज़ रीजंस नहीं लग रहे कि जी बात आगे ना बढ़ सके। ये बताएं कि ऑल्दो आगे बढ़ जाएगा, हाँ होपफुली बताएं कि हुकूमत की क्या डिमांड्स हैं। चले उनसे तो उन्होंने कह भी दी, तहरीरी फॉर्म में नहीं कहीं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ डिमांड सामने है। हुकूमत क्या चाहती है कि इन मुज़ाकरात से क्या निकले? मिसाके मईशत वो चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते क्या है? डेफिनेटली। देखिए, ये जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो दीगर जमातों ने दस्तखत किए थे, इसी तरफ हमें मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है कि तहरीरी तौर पर एक मुज़ाकराती अमल में पीटीआई से यकीन दहानी ली जाए, उसके बाद हम मिसाक मईशत और दीगर मामलात में भी पीटीआई के साथ इस बात पर इत्तफाक कर लें कि तीसरे किसी भी फरीक को पाकिस्तान के सियासी मामलात में सियासी जमातें नहीं घसीट कर लाएंगी। और इसकी कोशिशों की इब्तदा तो तहरीरी तौर पर एक दूसरों के माहिदों से है, लेकिन अभी तक दोनों जानिब से तशवीश पाई जाती है और पीटीआई इतने बड़े सोशल मीडिया सेल की मौजूदगी में भी वो समझती है कि कहीं उन पर बयानिए का ये टैग ना लग जाए कि हमने डील कर ली है। हालांकि पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने यह मशवरा भी मुज़ाकराती टीम को दिया है कि आप इन 2 शराइत की बुनियाद पर बाद में भी ये कह सकते हैं, देखें हमने ऑन रिकॉर्ड और पार्लियामान के फोरम पर मुज़ाकरात किए जिसमें 2 मुतालबात थे, तो लिहाजा हमारे बैकडोर कोई राब्ते नहीं है। लिहाजा वो उन्होंने ये मशवरा दिया है कि इन 2 मुतालबात पर आप खेल सकते हैं मुस्तकबिल में कि हमने यही मुतालबात थे, बैकडोर कोई राब्ता नहीं हुआ और हम बगैर डील के सामने रहा हुए हैं, चूंकि 2 मुतालबात ही थे जिनको तहरीरी शक्ल में मुज़ाकराती टीम के सामने रखा था। तो वहां पर भी 2 तरह के बयानिए या सोच पाई जाती है जिसमें अभी मशवरा तो आपको पता है वैसे मुख्तलिफ आपका हैदर शिराजी। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू पीपल सेइंग कि हां इस पे बाद में खेलते हैं। वो आपको याद है ना, बड़ा मशहूर हुआ था। जब 2 पार्टीज बैठ गई हैं बात करने को तो वो डील वाला चक्कर क्यों आ रहा है? डील जो भी होती है हमेशा हिडन चीज होती है, सबके सामने ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, सामने ही हो रहा है, तो इसमें डील की क्या इल्जाम से डरना या व्हाटएवर।
खैर एनीवे लेट्स वी वुड लाइक ऑब्वियसली कि मुज़ाकरात जो हैं डेफिनेटली आगे चलें और कोई कंक्लूजन जो है कंक्लूसिव पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो ज़रूर निकले। इस वक्त जो मौसम चल रहा है ना मुल्क में, उसमें बर्फ़ भी पड़ रही है, बारिशें भी हो रही हैं, धुंध भी पड़ रही है और इवन हमारे यहाँ भी ठंड है। तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त एक शदीद किस्म की ठंड में की लपेट में है। एंड देयर आर प्लेसेस जहाँ -13, अभी स्टोर दिखा रहे थे ना, वो -13 तक बात पहुंची हुई है, जमी हुई है। मतलब तो माइनस में टेंपरेचर चल रहा सरदार है। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बारिशों बर्फबारी का सिलसिला, मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ये कब तक स्पेल्स चलेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो ये स्पेल था ये तो तकरीबन आज ख़त्म हो जाएगा, बेशतर इलाकों में से निकल जाएगा, क्योंकि कल जो बारिश हुई है वो बिल्कुल एक्सट्रीम में, यानी उसमें कश्मीर वगैरह में हुई है, हज़ारा डिवीजन में, तो बिल्कुल समझ लें कि एंड था इस स्पेल का। लेकिन 2-3 दिन बाद कह सकते हैं आप 10 तारीख से 9 तारीख से एक और वेव इंटर होगी बलूचिस्तान में, उधर ईरान के रास्ते से। तो वो गो की हल्की वेव है, उसमें कोई इतना नहीं, लेकिन ये कि 2-3 दिन के लिए कुछ जगहों पर बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में और इसी तरह से ऊपर जब वो केपी वगैरह की तरफ और जीपी कश्मीर की तरफ जाएगी तो कुछ हल्की फुल्की बारिश फिर देगी। 1 या 2 दिन का स्पेल होगा, हल्का फुल्का है कहीं कहीं, और अदरवाइज फिर आगे 2 हफ्ते तक तकरीबन ड्राई वेदर ही है और जैसे आप बता रहे थे वही सर्द और खुश्क मौसम। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये हम देख रहे हैं ओवरऑल ही पूरी दुनिया का ये वेदर पैटर्न आप देखें तो शदीद किस्म की सर्दी, यूरोप में तो फ्लाइटें भी कैंसिल हो रही हैं, तूफान आए हुए हैं, अमेरिका में देखें तो बहुत एक्सट्रीम, वहाँ तो स्कूल, मतलब आपको पता है बड़ी 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज की हुई है जी। तो ये नॉर्मल वेदर पैटर्न आपको लग रहा है और हम भी उसी तरह बड़ी ठंड की लपेट में गुजर रहे हैं? हाँ नॉर्मल तो देखिए जैसे अमेरिका का आपने जिक्र किया और यूरोप में जिक्र किया, वहाँ तो अक्सर इस तरह के सीवियर वेदर होता है, जो पोलर वोर्टेक्स होता है उसका जब एक तरह से वो होता है ना, उस दूसरे फेज में जाता है कि वो डिस्टर्ब होता है तो खासा सीवियर वेदर होता है उधर। लेकिन हमारे यहाँ मामूल से ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल जो आपका दिसंबर गया है ना वो बिल्कुल उसमें गया है, यानी एवरेज से नीचे गया है टेम्परेचर, उसमें मीन टेम्परेचर भी रात के तो खासे कम रहे और इसी तरह से दिन के भी खासे कम रहे। तो इसको हम अगर पिछले साल वाले विंटर से देखें तो पिछला साल दिसंबर भी और जनवरी भी वार्मर देन एवरेज थे दोनों महीने। तो इस साल जो है दिसंबर भी अभी तक मतलब दिसंबर भी कूलर गया है और जनवरी भी अभी तक कूलर ही जा रहा है, और ज़ाहिर है जनवरी तो ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसका मतलब है कि ये विंटर पिछले साल के 2023-24 के विंटर के मुकाबले में ज़्यादा सर्द साबित हो रहा है। इतनी एम्पल बर्फबारी होगी कि हमें आगे पानी की किल्लत का सामना ना रहे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें समर्स में हमारा बड़ा इन्हिसार होता है पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी पर। देखिए असल में जो एवरेज से तो काफ़ी अभी नीचे है, एवरेज जो स्नोफॉल होती है ना ऑलमोस्ट 50 इंचेस, ये पूरे पाकिस्तान जितने स्टेशन का रिकॉर्ड कीप किया जाता है तो उसमें तकरीबन 50 इंचेस होती है, एवरेज 49.5 है, इस तरह की कोई फिगर है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ एवरेज पूरे जितने स्टेशन पे हुई है, कालाम, आलम जब्बा और मरी वाली साइड पे और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की जो वादी है नीलम वैली उसमें, तो अभी तक 9 इंच, यानी अभी तक तो आप समझ लें कि 1/5 ऑफ द सीजनल एवरेज अभी तक तो ये हुई है, तो कम है। यानी इट्स गोइंग टू गेट, अब देखें आगे कोई जी, इट्स गोइंग टू गेट मच मोर कह लें या मच वर्स कह लें, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। कराची के हवाले से बताएं, ये जो इस वक्त जो हमारा मौसम बना हुआ है इसको आप कोल्ड वेव कहेंगे, ये कब ख़त्म होगी और क्या दोबारा भी होगी? जी बिल्कुल कोल्ड वेव है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 जनवरी से इंटर हो जाएगी, जैसे बलूचिस्तान से निकलेगी, लेकिन 4 और 5 को इतना टेम्परेचर नहीं गिरा था, 11-12 तक ही रह रहा था, जो कि एवरेज टेम्परेचर है। जनवरी का एवरेज 12 है कराची का, और आज जैसे 8 रिपोर्ट हुआ है तो इसका मतलब 4 डिग्री कम है एवरेज से। तो ये कोल्ड वेव है बिल्कुल, और ये प्रिवेल करेगी अगले जो 2-3 दिन होंगे। मैंने जैसे आपको बताया 9, 10 और 11, 2 या 3 दिन उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा टेम्परेचर, दोबारा 11 से 12 तक की रेंज में चला जाएगा, इसलिए कि वो वेस्टर्ली वेव जब आती है तो ज़ाहिर कोल्ड एयर एक तरह से रिसीड हो जाती है। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, कोल्ड वेव में है लेकिन हमारा सबसे ज़बरदस्त मौसम हुआ है पूरे मुल्क में, तो इधर आ जाए। सर ठंड पड़ी होती है ना, लोगों का बड़ा टाइम लगता है बिस्तर से निकलने में भी। हाँ, वो भी एक मरहला होता है और उस मरहले के कितने काफ़ी ज़्यादा मराहिल होते हैं। इट्स अ बिट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड ए हाफ।
पूरा एक माइंड बनाना पड़ता है, फिर चीज़ें आपकी गरम गरम इर्द गिर्द पड़ी हो, क्योंकि आप डायरेक्टली एकदम सा नहीं, आपको पता है कि इस ठंड में भी लोगों को ठंड लग जाती है। ओके नहीं इसमें लगती है, और फिर गर्म Yes. ठंडा जब होता है ना, एंड वो बहुत ज़्यादा उसमें भी फिर ज़रा bad आपको हो एहतियात जाता है। करनी पड़ती है। सुबह आपने ज़ाहिर है नहा धो के निकलना है, फिर वो उसके बाद का प्रोसेस कि आपको एकदम ठंड ना लग जाए, वो एक अलग मरहला होता है। बहुत कुछ हो रहा होता है, बट यू नो दैट। तो मजीद हम आपको ठंड लगाने लगे हैं, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि कितनी ठंड पड़ रही है। वादी नीलम में लेट्स वॉच। फयाज हुसैन। वादी नीलम में जारी 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मतलब अबर आलूदा पहाड़ गहरे बादलों की लपेट में। सातवें के बाद अड़ंकेल, ग्रेस, हलमत, टॉबट, जागरा में 1 फुट, जबकि पहाड़ों पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लिया। दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे है। सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बर्फ से ढकी वादियां हसीन मनाजर पेश कर रही है। ठंडे और हसीन नजारों से लुत्फअंदोज होने के लिए सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। महकमा शहरात ने बर्फबारी से बंद सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया है। बिजली और मौसलात की निजाम भी आस्ता आस्ता बहाल होना शुरू हो गया। सड़कों पर फिसलन में इजाफे की वजह से इंतजामिया की तरफ से 4x4 गाड़ियां और टायर पर स्लो चेन इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम साफ और सर्द रहने का इम्कान है। जी अच्छा, you know, Thank as you, much Fayaz. as the snow that we are looking at अपनी स्क्रीन्स पे आपको भी दिखा रहे हैं, I want to like it and I want to go there, but नहीं, I don't want to. I don't want to. मतलब दूर से देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, everything is white and it's stunning, no doubt. लेकिन I don't want to be in it. हाँ, ये मज़ा आ रहा है। मतलब दोस्तों के साथ आप थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा मैं जाना चाहती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बर्फबारी से पता है मसाइल भी बहुत होते हैं सर्टनली, और बड़ी हिम्मत है इन लोगों की। हमारे यहाँ कोई जहाँ सहूलियात हैं वहाँ का निज़ाम आप देख लें कि इस वक्त दरहम बरहम हुआ हुआ है। अमेरिका की आप बात कर रहे थे, यूरोप की आप बात कर रहे थे। हमारी फैमिली से ही जो हमें वीडियोस आ रही है ना, वो देख के ज़रा हम खौफजदा हो रहे हैं कि एक कोई गाड़ियाँ जहाँ दब जाएं आपकी स्नो में, नज़र ही नहीं आ रही। उसके बारे में भी खैर हम बाद में बात करेंगे। कुछ और हमारे क्राइसिस जो हैं, और कराची में तो हम ये कहेंगे कि होता ही रहता है, लेकिन जब भी होता है ना तो हम बहुत ही अफसरदा इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इसकी निशानदेही सालों से हो रही है, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। एक तो हुकूमत भी हम चाहते हैं कि इस मसले को संजीदा ले, दूसरा किसी तरह ये चोर और ये जो जिसे कहा जाता है कि नशे के आदी अफराद गटर के ढकने चुरा लेते थे या चुरा लेते हैं, वो भी बाज नहीं आते। सो गटर के ढकनों का मसला किसी न किसी हद तक नहीं, इनफैक्ट अपनी जगह है, और इसके किसी न किसी हद तक सभी जिम्मेदार हैं। सो पता नहीं क्या इसका हल निकलेगा या क्या हिकमत अमली होगी, सबको मिलकर ही शायद हल भी निकालना होगा। इतवार की शाम फैसल कॉलोनी में एक खुले गटर में गिरने वाले 6 साला बच्चे की मौत ने सबको अफसरदा कर दिया। 6 साला इबाद एक शादी की तकरीब के दौरान खेलते हुए मैनहोल में गिर गया। मतलब आप सोचिए कि एक शादी में आए हुए हैं माँ बाप और बाहर नहीं पता कि क्या हो रहा है, और उसकी लाश 4 घंटे बाद कोरंगी नदी से निकाली गई है। मतलब सोच के ही ना, और कितनी आई एम सॉरी टू से अननेसेसरी डेथ है। वैसे तो ज़्यादातर इस किस्म के एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो अननेसेसरी हैं, लेकिन एक बच्चा खेल रहा है, अब उसको क्या पता। इसमें हम ऑब्वियसली कहेंगे वालिदैन को भी, आपको पता ही है कि कहाँ हम लोग रहते हैं, तो आपको ज़रा ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए बच्चों के हवाले से। और इतनी लोकेलिटीज़ में आज़ादी होनी चाहिए कि कोई बाहर निकले तो ये ना हो कि जी वो घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसी फोरम पे हम कितनी बार ये गटर वाला मसला जो है, गटर के ढक्कन वाला मसला जो है, इस पे हम बात कर चुके हैं, और हमेशा ये कहा जाता है, अब ऑब्वियसली एक यकीन दहानी भी कराई जाती है कि नहीं अब ये नहीं होगा, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड एज वेल, और फिर रीजंस भी सामने आ जाते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे चेयरमैन शाह फैसल टाउन के मुताबिक गटर के ढक्कन वाटर बोर्ड को लगाना होते हैं। वाटर बोर्ड ज़िला हुकूमत की जानिब देख रहा होता है, ज़िला हुकूमत किसी और की जानिब देख रही होती है, सब एक दूसरे की जानिब। मेयर क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी देख लें। कल का वाक़या बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक वो चीज़ है जो सियासत की जा रही है। अगर किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है, तो आप बताइए। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि जितने आपको ढक्कन चाहिए, मैनहोल कवर्स चाहिए, वो आपको दस्तयाब कर दिए जाएंगे। हम खुद बना रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है कि ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। ये नहीं है कि हम जाके उसको उठा के अपने घर में रख लेते हैं, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है, और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है।
मगर इसकी कोई तरतीब बनाना आप ही का काम है कि इसका हल क्या निकाला जाए। क्या कोई कुंडा मारा जाए, कोई ताला लगाया जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा लॉकिंग सिस्टम, कोई इन्वेंशन की जाए, कोई इंटरवेंशन की जाए कि ये सिलसिला ख़त्म हो सके। अच्छा, और फिर आपको याद है ना, एक दफ़ा हमने वो भी बताया था कि दुनिया में रिसाइकल, बल्कि पाकिस्तान में भी रिसाइकल्ड जो आइटम्स हैं उनसे ढक्कन बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो किसी का चोरी करने को दिल भी नहीं जाएगा। तो वी हैव टू लुक एट न्यूअर थिंग्स कि किस तरह ये मसला जो है इसका हल निकल सकता क्या है। कहती है इस पे भी सुन लीजिए। इस शहर के मेयर ने भी एक फैक्ट्री डाली थी, पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो, याद हो कि अब मसले खत्म हो गए। ऐसे गटर के ढक्कन मैंने बना दिए नासा वालों के ताबून से, ऐसा लगता है कि अब वो चोरी नहीं होंगे। वो फाइबर के बने, मैं पता नहीं कौन कौन सी उसकी कॉम्पोजिशन बताई थी काबिज मेयर ने। ओ भाई किधर है वो गटर के ढक्कन? मेयर साहब, बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो भाई। इस तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते हम शहर को। आपके 2 साल हो गए मेयरशिप के, उससे पहले 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर थे जनाब आप। कौन सी ड्रास्टिक तब्दीली आ गई है भाई इस शहर में? इस शहर को धूल चाटने पे लगाया हुआ है उस मेयर ने। ये है सूरत हाल। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात ये है कि गटर में बच्चा गिरने के बाद चंद घंटों के अंदर वो जो इलाका था ना, उस इलाके में सब ढक्कन जो थे वो अचानक लग गए। यानी अचानक प्रेशर आया तो इतवार की रात को भी ढक्कन और जो है वो स्टाफ दस्तयाब हो गया। तो ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो हो भी जाती होती हैं, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट इन व्हाट वाज बीइंग सेड बाय द ऑपोजिशन, बिकॉज अब बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और जिनका एक जिक्र भी का हो अगर चुका है। फिगर हम आपको दिखाएं ना, ये सिर्फ अननेसेसरी मौतें हैं। मतलब ये हमारे बच्चे, कोई अगर सीरियसली इसको, ठीक है खबर आई, खबर आती है चली जाती है, लेकिन अगर कोई सतही सतह से नीचे जाके इसे सोचे कि 2024 में सिर्फ 1 साल में 19 बच्चे हमारे गटरों में गिरकर मर रहे हैं, तो हम और किन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं अगर हम ये ही सिक्योर नहीं कर सके? पता है ये इस पे भरम ही नहीं होती, इस पे दुख होता है। हाँ। इस पे लिटरली एक सदमा होता है इंसान को ये सोच के भी। सर्टेन लेवल इट्स एम्बैरेसिंग ऑल्सो कि हम अभी तक ये गटर के ढक्कनों के मसलों में फंसे हुए हैं। सुलेमान सादत खान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं और साथ ही सादिया जावेद साहिबा जो तर्जुमान हुकूमत सिंध हैं। सलमान, पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आइडेंटिफाई हुआ था उस इलाके में कि कुछ मैन होल्स हैं जिनके गटर के जो ढक्कन है वो नहीं है वहाँ खुले हुए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में कुल कोई 4 लाख के लगभग गटर के ढकने हैं और बताया जाता है कि 8 से 10 हज़ार ऐसी जगह होती हैं मुख्तलिफ औकात कार में जहाँ पर गटर के ढकने जो है वो चोरी हो जाते हैं और फिर लग जाते हैं। वाटर बोर्ड के जो अपने आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 71,000 ढकने गुज़िश्ता साल जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन जो अफसोस की बात है वो मैं आपको बताते चलूँ हुमा कि शहर के अंदर 30 से ज़ायद लैंड ओनिंग एजेंसीज़ है और इनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर जो इनकी अपनी जगह है वहाँ पर गटर के ढकने होने चाहिए। फिर साथ ही साथ 246 जो है वो यूनियन कमेटी के चेयरमैन हैं जिन्हें हर माह 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 शहर के अंदर टाउन हैं जिन्हें किसी को 5 करोड़, किसी को 7 करोड़, किसी को 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो अहम तरीन जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है कि वो जो है वो इस गटर के ढकनों को फराहम करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें नाहिली भी है वाटर कॉरपोरेशन की कि वो गटर के ढकने नहीं लगा पाते या उनको उस तरह से नहीं फिक्स कर पाते, तो जो बाकी लोग जो कि इलेक्टेड हैं जिसमें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, जिनके पास फंड भी है, एक गटर का ढकना जो कि 4,000 से 7,000 रुपए कॉस्ट करता है उसे लगाने में कितना खर्चा आता होगा? एक यूनियन कमेटी के अंदर 8, 10, 15, 20 इतने ही गटर के ढकने होंगे जो नहीं है। हर माह जो है वो 12 लाख रुपए एक यूनियन कमेटी के चेयरमैन को जो है वो मिलते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? वाटर कॉरपोरेशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है उनको भी चाहिए कि वो ये करें, लेकिन उनका फिर ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ से हमें ज़रूरत या हमसे मांगे जाते हैं वहाँ हम लगा देते हैं। हमारी यूनियन कमेटियों का जो हाल है वो हैरानी हो रही है देख के कि ये 12 लाख रुपए अगर महीने की बुनियाद पे मिल रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? और इसमें सभी जमातों के इलेक्टेड नुमाइंदे शामिल हैं। मतलब कमाल ही है। सुलेमान, आपने बड़े हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा,
मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ये क्या सवाल भी क्या करें कि एक साल में 2024 की बात करें, हमारे 19 बच्चे, कोई पूछे तो क्या कहें, कि गटर में गिरकर मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि किसी के भी घर से मासूम बच्चे की इस तरह चला जाना किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी ख़ानदान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ना गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि अनफॉर्चुनेटली कराची में ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की ये जिम्मेदारी है। आपके अपने रिपोर्टर ने भी ये बात बताई कि डिमांड पे होता है कि यूसी डिमांड करती है या टाउन डिमांड करता है कि हमें इतने ढक्कन चाहिए। आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया कि ये काफी अरसे से इस एरिया में ढक्कन ना होने की कंप्लेंट थी। यूनियन काउंसिल्स और टाउन कमेटीज बनती ही इसीलिए है कि ग्रास रूट लेवल पे जो शहरियों के मसाइल हैं, जो शहर के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी लोग बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैं इस बात में कोई वो नहीं है मुझे कहने में कि अपनी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं करते और हम ब्लेम गेम करते हैं कि जी हुमा की वजह से ये हो गया या सादिया की वजह से ये हो गया। तो आई डोंट इसको किसी तरह से भी अच्छा सादिया साहब जी, जब आपने बात शुरू किया तो आपने कहा है कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, तो हम मज़म्मत ही कर रहे हैं इधर। एंड समबडी नीड्स टू टेक चार्ज एंड समबडी नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, यूनियन काउंसिल्स हैं और इन लोगों को खुद देखना चाहिए क्या है, लेकिन एक ओवरऑल बॉडी होनी चाहिए। ये पेंडेमिक आप समझ लें, मतलब एक साल में अगर 19 बच्चे एक ही वजह से मर रहे हैं और वो मतलब एक ये एम्बैरेसिंग चीज़ है कि इतने बड़े शहर में ढक्कन ना होने से नाले में उस मैन होल में गिर के बच्चे मर रहे हैं, तो उस पे तो कोई इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। दिस इज नॉट वन ऑफ द इंसिडेंट के जो रिपोर्ट हो रहा है। आज से 1-2 महीने पहले भी रिपोर्टिंग हुई थी और बिल्कुल सही है कि शोर शराबा किया जाता है उस वक्त और फिर हम सब भूल जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर भूल जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैंने कल भी ये बात की थी कहीं पर कि अगर उस यूनियन काउंसिल या टाउन ने के वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को खत लिखा है कि हमें इतने ढक्कन चाहिए और अगर वो ढक्कन प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो बिल्कुल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसका जिम्मेदार है और उसके जो ऑफिसर वो उस चीज को देखता है उसके खिलाफ केएमसी को, मेयर को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने खत नहीं लिखा तो उस टाउन के जो भी अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सजा नहीं दी जाएगी तो ये काम इस तरह शहर में होते रहेंगे और चलते ही रहेंगे शायद, क्योंकि सुलेमान हमारे साथ हैं और सुलेमान हमारे साथ 20वीं दफा है। 19 वाकयात हमने गुज़श्ता साल में रिपोर्ट हुए और हमने 19 दफा ही प्रॉबली सेगमेंट किया होगा और सुलेमान सादत खान हमारे साथ 19 दफा होते हैं, लेकिन आज 20वीं दफा हैं। सुलेमान, लिटरली हमें लगता है कि हम हर दफा वही बातें कर रहे होते हैं, नशई ले गए, चोर ले गए। इसका कोई हल तो होगा ना, मतलब कोई मटेरियल ऐसा, कोई लॉकिंग सिस्टम ऐसा, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कि जिसकी वजह से ये गटर के ढकने अपनी जगह पे कायम रहें, या फिर अगर चोरी हो तो उनको फौरी तौर पर रिप्लेस करने का कोई मैकेनिज्म हो, कोई ऑनलाइन पोर्टल हो जहाँ पे शहरी अपना ये गटर का ढकना रिक्वेस्ट कर सकें। हम ये भी बात कर चुके हैं, चलिए ये तो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, जाके ढक्कन जो है बेचे जाते हैं। अब तो रिसाइकल्ड मटेरियल के ढक्कन बनना स्टार्ट हो गए हैं, बड़े ड्यूरेबल। तो हम उधर क्यों नहीं आ रहे फिर, क्योंकि ये हमारी हर चीज़ बिक जाती है वैसे। अच्छा चलो ठीक है फिर। सुलेमान,
हाँ जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप ठीक कह रहे हैं। रिसाइकेबल मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है, फाइबर के जो है वो मेन होल्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, जो कि इतनी आसानी से नहीं बिक पाएंगे। और ये जो मेन होल्स हैं बेसिकली इसके अंदर 11 किलो सरिया जो लगाया जाता है वो बिकता है। अब्दुल्ला, अफसोस की बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी करना या हम ये कहें कि सिर्फ वाटर कॉरपोरेशन जिम्मेदार है, इसमें ये जो चोरी का आंसर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो हमारी पुलिस है, शहर के अंदर हर इलाके में एक थाना है, ये पुलिस क्या करती है? ऐसा नहीं है कि ये गटर के ढकने जो है वो हर जगह बिकते हैं, कबाड़ी की दुकान पर, और शहर में कितनी चंद सौ कबाड़ी की दुकानें होंगी। अगर इसको इंश्योर करवा दिया जाए तो इस तरह के अफसोसनाक वाकयात नहीं होंगे। और जिस तरह से आपने कहा, इसका एक वन टाइम सोल्यूशन होना ज़रूर चाहिए कि रिसाइकेबल मटीरियल ले लिया जाए या उसकी जियो टैगिंग्स कर दी जाए कि अगर ये चीज़ यहाँ से बिकती है तो वो जो है वो फिर कहीं जाकर ना बिके। आप देखें जिस तरह से रेलवे का सरिया है वो अब कबाड़ी नहीं खरीदते क्योंकि उस पर क्रैक डाउन होता है। इसी तरह से अगर इंश्योर किया जाए, जियो टैगिंग्स की जाए और ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए जो किसी के काम में ना आए और सिर्फ गटर के ढकनों में इस्तेमाल हो, तो यकीनी तौर पर इस तरह के अफसोस। और ढकना तो बिकता नहीं होगा ना कबाड़ियों पे, वो सरिया तोड़ तोड़ के निकाल के बेचते हैं, सो वो भी एक चैलेंज है। अच्छा सादिया जावेद साहिबा, आप सही बताइएगा, आपको यकीन है कि आप अगली दफ़ा हम आपको जहमत नहीं देंगे इस इशू पे? ट्रेजेडी यहाँ ये है कि आपको भी यकीन नहीं है कि आखिरी वाकया होगा। जी, इस मामले पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल मेयर को कहा है कि वो इंश्योर करें इस चीज़ को कि ये वाकयात ख़त्म हो कराची में। और मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी कल ज़ाती तौर पे इस मामले पे बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि सादिया, हम जो आप बात कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग वाले ढक्कन, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द शहर में ये जो सरिया वाले ढक्कन है उससे मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सलमान सादत साहब ने भी आपको ये बताया कि कोई 4 लाख से ऊपर कराची में मेन होल्स है। अगर वो ये कहा जाए कि फौरी तौर पर पूरे शहर के ढक्कन बदल दिए जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इस शहर में, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाउन के जो चेयरमैन हैं वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और जिस यूसी में ये वाकया हुआ है वो जमात इस्लामी के हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको मिलकर, अगर हम सब नहीं मिलेंगे तो ये शहर बहुत बड़ा है, इसके मसाइल भी बहुत बड़े हैं, हम सबको मिलकर हल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा एंड सुलेमान सादत खान। जब हम ये बात करते हैं ना, हम सबको मिलकर ये करना होगा, हम अभी तक बैठे ये सोच रहे हैं कि हम सबको ये मिलकर करना होगा। मतलब कितनी और हमें लाशें चाहिए, कितने बच्चे और गिरे, ये इस किस्म की ट्रेजेडीज़ जो हैं, जो कि टोटली अवॉइडेबल ट्रेजेडीज़ हैं, ये कितनी और हम वेट करेंगे कि होंगी, तो उसके बाद हम सब बैठेंगे और फिर कुछ करेंगे। कर लें ऑलरेडी, मतलब लिटरली वी डोंट वांट टू डू द ब्लेम गेम। अभी हम नहीं खेलना चाह रहे। नाम लिया, चाहे वो जमात इस्लामी का इलाका हो या वहाँ के उनके इलेक्टेड चेयरमैन हो या फिर पीटीआई का इलाका हो या उनके वाइस जो भी हो, या सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर है यहाँ तो है, मेयर उन्हीं के हैं। तो बैठ जाएं हम मिलके, मेरा ख्याल, और बैठ जाएं, और ताकि हम भी जब किसी को बुलाएं तो एटलीस्ट उनके पास ये तो होना जी, अब हम बैठे हुए हैं और हम इसका कोई हल निकलेगा ही तो हम उठेंगे। अच्छा जी, मुंतखब अमरीकी सदर जो हैं वो नई चीज़ें ला रहे हैं मार्केट में। हाँ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम। तो जी पहले तो आपको बता दें, कनाडा के वज़ीर आज़म से स्टार्ट करते हैं ना, जस्टिन ट्रूडो, जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मशहूर हुए थे। उनका 9 साल इक़्तिदार जो है वो ख़ात्मे के करीब है और ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया है। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरां तौर पर काम करते रहेंगे। ट्रूडो के इस्तीफ़े के ऐलान पर अमरीका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका और कनाडा को अब एक मुल्क बन जाना चाहिए। ये काफ़ी अरसे से आपको पता है ना कि ये इशारे क्या, ये तो बड़े क्लियर कट कह रहे होते हैं। ये तो अब तो बिल्कुल ही क्लियर जो है वो इशारे नहीं देते, ही जस्ट सेज। और अब उन्होंने कह दिया, और अब जाहिर है उनकी पोजीशन भी बड़ी, अब तो वो बहैसियत अमरीकी सदर कह रहे हैं। जब वो हलफ उठा लेंगे अभी तो जाहिर है। वो रिसेंटली बाय द वे जब ट्रूडो से मिले भी थे तो उन्होंने गवर्नर ट्रूडो कहा था। उनको तो हम सोच ही लें कि इनके क्या इरादे हैं। तो ट्रंप का कहना था कि कनाडा में ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका की
रियासत जो है वो बन जाए। ट्रंप ने पहले ही कनाडा को टैरिफ्स के सिलसिले में खबरदार कर दिया था। ट्रंप का कहना था कि कनाडा और अमेरिका जम हो जाएं तो टैक्सों में बड़ी कमी होगी और कनाडा को बैरूनी दुश्मनों से भी कोई खतरा नहीं होगा। वैसे अभी कौन सा खतरा है बैरूनी दुश्मनों से कनाडा को? अमेरिका और कनाडा एक हो जाएं तो हम नई अजमतों की तरफ जाएंगे। क्या होगा फिर, आपको लगता है कि हमारे कैनेडियन बहन भाई जो हैं वो अमेरिकी हो जाएंगे चंद दिन बाद? वैसे शायद मे बी, आई डोंट नो, I don't know what to say how they feel about it. We'll let it stay there. गुज़श्ता चंद सालों से बड़ी रेगुलर होने वाली कराची मैराथन अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बन चुका है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन और आलमी सतह पर तस्लीम करदा ये इवेंट गुज़श्ता इतवार की सुबह हुआ। गैर मुल्कियों के साथ साथ मुल्क भर से रनर्स आए और भरपूर हिस्सा लिया और फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फन रेस के ऑप्शंस दस्तयाब थे। और उसके अलावा लोग देख भी रहे थे, मतलब इतना इंटरेस्ट था उसमें कि जो भाग नहीं रहे वो भी गए थे देखने के लिए। और आप देख ही ले, आपको जो शॉट्स दिखाए जा रहे हैं दे वर लाइक, आपको पता हर साल ही हो रही होती है लेकिन इस साल कोई अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ पीपल वर देयर। फुल मैराथन पेशावर के असरार खटक ने जीती जिन्होंने 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड में तय किया। खवातीन में इनब खान ने मैदान मारा और इनब हैं आज जियो पाकिस्तान की मेहमान। इनब मुबारक हो आपको, क्या हाल है आपका? इनब सबसे पहले तो बताएं कि ये मैराथन आपने कितनी देर में ख़त्म की? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये मैराथन 3 hours और 45 minutes में कंप्लीट की थी और Is it also your personal best so far? Yes, it's my personal best. चलें, congratulations, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो क्या ये बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर पीपल आर अवेयर ऑफ मैराथन्स नाउ, लेकिन ये शौक जो होता है और हमने देखा है लोगों को जो हु आर रियली ऑब्सेस्ड विद इट और बाकी मुल्कों में जाके भी भाग रहे होते हैं, तो ये किस तरह होता है और ये व्हाट डज इट डू टू यू व्हेन यू रन? I think I feel like it's a celebration of the human body. It's basically कि you're testing yourself कि आप कितना endure कर सकते हैं. It's an endurance run, and I believe it's called an endurance run because you have to endure so much throughout. Like your mind is saying कि बस रुक जाओ, आपका एक muscle is like screaming. Everything that can go wrong almost always goes wrong. But it's how strong you are और आपकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई भी होती है, the training we do it all. हम आपकी ट्रेनिंग पे भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल हम इवेंट के बारे में भी आपके तासुरात लेना चाहते हैं कि ज़ाहिर है कराची मैराथन अब रनिंग सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बन चुका है पाकिस्तान का, लेकिन आपने इसमें पहली मर्तबा हिस्सा लिया और जीत भी गई। आपने दुनिया की और मुल्कों में मैराथन्स और रनिंग की हुई है, आपने इस इवेंट को कैसा पाया? बहुत अच्छा। आई मीन पाकिस्तान में एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल मैराथन होना इट्स अमेजिंग. It's a huge milestone for us and मुझे personally I found that very very nice. And से बेहतर क्या और क्या बात है कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, कहीं दुबई या किसी और कंट्री नहीं जाना पड़ रहा, किसी और like Boston या Berlin के लिए क्वालिफाई करने के लिए. When you can just get a 2-hour flight from Islamabad to Karachi and you can run this marathon. That's right, and a lot of people did that as well. Inab, how do you prepare for something like this? जो आप कह रही हैं ना, it's an endurance race. और दिल चाह रहा होता है कि अब रुक जाओ, लेकिन यू कीप गोइंग. व्हाट इज इट दैट कीप्स पुशिंग यू? और प्रेपरेशन में क्या करते हैं? प्रिपरेशन में इट्स यूजुअली हमारी लॉन्ग रन्स जो होती हैं which range from 25 to 30 kilometers. They kind of prepare you for this. मतलब उसमें आपकी थोड़ी सी आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी भी इट्स नॉट कॉट लाइक बाय सरप्राइज कि ये इतना बड़ा क्या डिस्टेंस भाग रहे हैं, इतनी ज़्यादा टाइम आप अपने you're on your feet. So I feel like that really plays a huge role in doing such a big distance. क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग ना करें, if you don't do long runs, तो then you won't be ready for आपके बाद जो 30 kilometers के बाद जो body goes. इस तरह का इवेंट जब कोई आ रहा होता है तो कितने दिन पहले आपको ट्रेनिंग करना शुरू करनी पड़ती है? मतलब is it a month before you start training? 15-day stretch is enough? क्या रूटीन होता है? It depends from person to person and athlete to athlete.
if you're completely new to marathon training, I think it's a 12-week program that you follow. And but if like I've been running for a while, so my fitness level is at that point कि अगर मैं 1-2 महीने भी उस तरह से ट्रेनिंग करूं तो I think I can do it. और आफ्टर द मैराथन भी आप रोज भागती हैं? नहीं मैं मैराथन रोज नहीं आफ्टर द मैराथन आप वैसे रोज रनिंग करती हैं? You run every day, any day? No, because there's a recovery period. I feel like my body is not quite there yet कि मैं दूसरे दिन ही भागना शुरू कर दूं. बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे कर सकते हैं, maybe the elite runners. So when you were in it, Sunday को जब आप भाग रही थी, did you know that you were going to win it? मतलब ये मुकाबला होता है, आप इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि मुझे ज़्यादा तेज़ होना चाहिए इस पॉइंट पे मैं ज़रा स्लो हो सकती हूँ. Do you manage that? जी, of course, you have to manage that, and Karachi, it's a big city, and of course there were runners from all over Pakistan, and I was very excited about this as well as I was very nervous कि I don't know how I will perform because it was a new route for me. I've never run on this as well. So of course there was competition, and there was excellent competition in the girls, and that really pushed me more to get my PB because I feel like जब competition होता है तो you become a better athlete. And then there was also I was pacing along some of my running friends from Islamabad. अच्छा, हम लोग जब सतह समंदर पे रहते हैं ना और हम अचानक से उठ के 2 घंटे की फ्लाइट लेके इस्लामाबाद चले जाएं, उसके बाद सीधा गाड़ी में बैठ के पहाड़ों पे चले जाएं, तो हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं. और आपका तो काम ही रनिंग और ब्रीदिंग का है सर्टनली. सो आप इस्लामाबाद में उस एल्टीट्यूड पे भागती रही हैं, मार्गला की पहाड़ियाँ, यहाँ पे बिल्कुल ही समंदर के सामने भागना, बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है? एज इन ये ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड इश्यूज होते हैं? जी, पहले 2-3 आई फील लाइक पहले 5 किलोमीटर आपकी बॉडी थोड़ा एडजस्ट कर रही होती है कि आपकी पेसिंग बनती है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न सेटल इन होता है, और वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता है. लेकिन वही जैसे मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप था, बिलाल एहसान, द मेंबर ऑफ IRC, द इस्लामाबाद रनिंग क्लब, वाज द लीडर ऑफ आवर पेसिंग ग्रुप. ही रियली हेल्प्ड एंड ही टोल्ड अस पहले से ही कि ये 5 किलोमीटर में होगा तो डोंट वरी. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पीपल लाइक दैट एंड जो आपको ऐसे गाइड कर सकते हैं. एंड जहाँ तक बात है मार्गला में ट्रेन करने की, बिकॉज वी आर वेरी यूज्ड टू द अप हिल्स एंड द डाउन हिल्स. तो अप हिल्स मुश्किल होती तो हैं, लेकिन उसके बाद जब डाउन हिल आती है यू कैन ऑलवेज पुश एंड देयर इज ऑलवेज दैट एक्साइटमेंट कि इधर मेरी अच्छा मार्जिन बन सकता है. एंड देन रनिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस. आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब सोचा था ना कि मैं 5 किलोमीटर भागूंगा, तो उसके बाद मैंने पहले ये सोच लिया था कि भागूंगा तो ठीक, लेकिन उसके बाद नाश्ता क्या करूंगा. तो आप उसके बाद के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाउ डू यू सेलिब्रेट द होल थिंग? Do you treat yourself after 42 kilometers? Please of say running? yes. I really don't. I mean, because मैराथन के बाद आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से होके गुजर चुकी होती है कि उस वक्त इतना कुछ दिल, उसके फौरन बाद इतना कुछ दिल चाह नहीं रहा होता कि आप कोई बहुत बड़ा सा मील खाएं कि बहुत उस तरह से. तो I just take something very light. Like a sandwich or something. So आपने कराची आके हलवा पूरी पराठे नहीं खाए? कुछ नहीं होता. We are not going to hold that against you. अब आपने जो करना था वो कमाल आपने किया है. Congratulations once again. और इंशाल्लाह आप और भी मैराथन्स जीते and then you'll be back on our show. Thank you. अच्छा, ये जब से हमने सुना ना कि उसके बाद कोई सेलिब्रेशन ऑफ फूड नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बैक फुट पे चला गया. वैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, यू नो दैट, और हम बात भी करते हैं इस पे, लेकिन मतलब खाने के साथ कोई सेलिब्रेशन ही ना हो, इतना जीत के आप आए और इतना कैलोरी बर्न. हम तो ये सोचते हैं ना कि इतनी कैलोरी बर्न कर ली, ऑलरेडी डेफिसिट में चले गए, इतनी गुंजाइश तो बन गई है बेसिकली पराठों की. अब तो हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है. अच्छा, दिस जो बताने जा रहे हैं आपको, दिस एक्चुअली हैपेंड. तो एक गुंजान इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला, अमले को यरगमाल बनाकर हवालात में मौजूद 3 अफराद की टारगेट किलिंग कर डाली. और ये ऑफ कोर्स इट साउंड्स लाइक अ सीन फ्रॉम अ वेब सीरीज और समथिंग. लग रहा होगा आपको. इट एक्चुअली हैपेंड और ये हुआ है फैसलाबाद में. और बता रहे हैं हमाद अहमद इस बारे में मज़ीद.
जी फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला में गुज़श्ता रोज़ लाकानूनियत की इंतहा हो गई और मुसल्लह अफराद थाने के अंदर घुसे और आसानी से हवालात तक पहुँचे और हवालात के अंदर बंद किए गए मुकदमा कत्ल के 4 मुल्ज़मान पर उन्होंने गोलियां बरसा दी, अंधाधुंध फायरिंग की और वहाँ पर ब्रेस्ट मारे गए। और इस वारदात के दौरान वो 3 अफराद जो 3 मुल्ज़मान वहाँ पे बंद थे, तीनों सगे भाई थे, उनको कत्ल करके जबकि चौथे को ज़ख्मी करने के बाद आसानी के साथ फ़रार हो गए। पुलिस का ये कहना है कि जो मुल्ज़मान हैं वो थाने के अकब से सीढ़ी लगाकर थाने के अंदर पहुँचे हैं और उसके बाद पुलिस का दावा है कि वहाँ पर मौजूद संतरी की जानब से मज़ाहमत की गई है, जिसके बाद मुल्ज़मान फ़रार होने पर मजबूर हो गए। लेकिन वो जिस काम आए थे, जो वारदात उन्होंने करनी थी, उसमें वो कामयाब रहे। इस वारदात के बाद CPO फैसलाबाद मौका पर पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने दावा किया है कि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में जो टीमें तश्कील दी गई थी उनकी जानब से 10 से ज़ायद जो है वो मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस वाक़या का मुकदमा जो है पुलिस की मदयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस वारदात की बाद जो मुल्ज़मान जो है वो फ़रार हो रहे थे तो उनकी CCTV सामने आई है, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि 8 मुल्ज़मान जो है वो थाने से बाहर निकल रहे हैं। थाने के अकब से सब्ज़ी मंडी की जानब से 8 मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए रेलवे स्टेशन चौक की तरफ जा रहे हैं। क्या है ये? लग रहा था ना कि जैसे कोई मूवी है। और अच्छा जीजा, वक्त कम है, खबर आपको देते हैं। बानी PTI की साबिका अहलिया और सुलेमान और कासिम खान की वालिदा जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर ज़ख्मी हो गई हैं और केप टाउन के अस्पताल इन्हें शिफ्ट किया गया। उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और हाइकिंग के दौरान गिरकर ज़ख्मी हुई। और वैसे एक सेकेंड, जो आपने बात शुरू की है ना पहाड़ से गिरकर, पहाड़ी कह दिया ना उसको बाद में, लिटरली एक मोच टाइप ही आई है। उन्होंने खुद ये बताया, अपनी तस्वीरें लगाई हैं, शी इज़ फाइन। लेकिन you made it seem like पता नहीं क्या हुआ है, but she's okay. And उन्होंने खुद ही अपने बारे में ये जो थी खबर, आपको पता है लोग फिक्रमंद होते हैं उनके बारे में। So we're going to see you tomorrow, inshallah. Bye. Have a great day.